वेलकम ऑल फ्रेंड्स, एमकेएस एजुकेशन हब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला की एक क्लास चल चुकी है। बाकी जो भी साथी जुड़ नहीं पाए हैं कक्षा से, वो एमकेएस एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस कक्षा को देख सकते हैं। वर्णमाला किसी भाषा का आधार होता है, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो या कोई भाषा हो। बिना वर्णमाला कोई भाषा चलती नहीं है। इन्हीं वर्णों के योग से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से जो भी चीजें होता आगे बढ़ती हैं। और वर्णमाला के साथ साथ एक लिपि भी बहुत जरूरी होती है। एक लिखने की व्यवस्था होती है, वर्णों का एक क्रम होता है, उसको लिपि कहते हैं। वर्णों का एक प्रतीक होता है। और हिंदी वर्णमाला जो आपकी है, संस्कृत वर्णमाला है, एक तरह से यूँ कहें कि हिंदी और संस्कृत जननी है, हिंदी की माता है और हिंदी उसकी पुत्री है। हिंदी वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला से उत्पन्न हुई है और संस्कृत और हिंदी दोनों वर्णमालों का जो आधार ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से ही हिंदी और संस्कृत की जो वर्णमाला है, ये कहिए कि उत्तर भारत की जो भी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो सबका कहीं न कहीं से आधार संस्कृत भाषा ही है। तो आइए शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला यदि हम हिंदी की बात करें, हिंदी वर्णमाला में लगभग 52 वर्ड आते आपके हैं। इसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि हिंदी की है और इसमें 52 वर्ड आते हैं। यदि हम प्रत्याहार में जाएं तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरी वर्णमाला आपकी आ जाती है संस्कृत की। हाँ, हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला थोड़ा सा सुविधाजनक बनाया गया है। इन संस्कृत वर्णमाला के शब्दों के अलावा कुछ अन्य वर्णों को भी जोड़ा गया है। इसके कारण संख्या इसकी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी दोनों का जो मूल आधार है, दोनों का जो मूल उत्पत्ति है, वह है आपकी संस्कृत की वर्णमाला है। और उसमें से संस्कृत वर्णमाला में से अष्टाध्यायी, खास करके जो महेश्वर सूत्र हैं आपके, महेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र, ये इसके आधार है। हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला जो है मुख्य रूप से इसका वर्गीकरण दो तरह से होता है, स्वर और व्यंजन को लेकर के। स्वर और व्यंजन। यदि हम पहले संस्कृत की बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपकी 9 है और व्यंजन है आपके 33। ये आपके संस्कृत की व्यवस्था है। और यदि हम सूत्रों की बात करें कि अष्टाध्यायी में सूत्र कितने किसके लिए हैं, तो स्वर के लिए यहाँ पे 4 सूत्र हैं और व्यंजन के लिए यहाँ पे 10 सूत्र हैं। इन्हीं 10 सूत्रों से, 14 सूत्रों से जो महेश्वर सूत्र हैं, संस्कृत की वर्णमाला बनती है। इन्हीं 14 सूत्रों का आधार, 14 सूत्रों से ही आपकी हिंदी भाषा का भी व्याकरण या वर्णमाला निकलती है। थोड़ा सा सुधार करती है, क्योंकि सुधार करके इसमें कुछ शब्दों का, फारसी के कुछ शब्दागत वर्ड जैसे आपके हुए, या आपके कुछ संयुक्त वर्णों को लेकर के, दुगुण वर्णों को लेकर के थोड़ा संख्या इसकी बढ़ जाती है। और इस तरह से हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ड आपके हो जाते हैं और संस्कृत वर्णमाला में 9 और 33 व्यंजन है और 4 अयोग वाह इसमें जोड़ लीजिए तो संख्या इसकी जो भी बनती है हो जाती है। इस तरह से मुख्य रूप से वर्णमाला जो आपकी है, वर्णमाला के 2 अवयव खास करके हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए हम पारिपारा आज मुख्य रूप से आपको हम जो स्वर, जो वर्णमाला है, उसमें से किसको क्या कहते हैं, किस स्वर को क्या कहते हैं, किस स्वर का क्या नाम है,
और व्यंजन में किसका क्या नाम है उसको लेकर चर्चा होनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। और मैं मानता हूं कि अगर आप सही से आज की कक्षा में अटेंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, तो बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ से आसान होने वाली हैं। चलिए पहले हम स्वर को लेकर बात कर लेते हैं, कौन कौन स्वर हैं हिंदी में। हिंदी वर्णमाला को लेकर पहले चलते हैं हम, और खास करके नामकरण को लेकर बात करनी है तो हम नामकरण पर ही सीधे चलते हैं। पहले हम मूल स्वर की बात करते हैं। मूल स्वर कितने आपके हैं? मूल स्वर में हम पहले बात कर लेते हैं आपके मूल स्वर। एक चीज और जानिएगा, जो स्वर के चाहे एक पर्यायवाची ही मान लीजिए या प्रत्याहार मान लीजिए, स्वर को अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। कभी कभी स्वर ना देकर के अच भी दे देता है, जैसे अच संधि होती है, अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं। तो संस्कृत में जाओगे तो स्वर का एक समानार्थी शब्द आपका है, वो मिलेगा आपको वहां से। और उसे स्वर का मतलब होता है स्वयं राजंती स्वर, इसका उच्चारण स्वयं से हो, जो किसी पर निर्भर ना हो, वो स्वर होता आपका है। तो ठीक है, पहले हम स्वर के अंतर्गत जो भी वर्ड आप कहते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। मूल स्वर आपके हिंदी में आ, ई, उ, री, 4 आपके मूल स्वर हिंदी में आपके हैं। इन संस्कृत में यदि आप आएंगे तो इन मूल स्वरों के साथ साथ एक स्वर और जुड़ता है, उसका नाम है ली। ये संस्कृत का आपका है। और हिंदी में आपके मूल स्वर आपके 4 ही हैं। इन्हीं चारों स्वरों से पीछे आगे लग करके समान स्वर आने पर अक्ष से बड़े दीर्घ से दीर्घ स्वर बन जाता है, और गुड़ स्वर बनता है, वृद्धि स्वर बनता है, यड़ बनता है। मतलब खास करके इन्हीं स्वरों के योग से आपका जो है बाकी स्वरों का निर्माण होता है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। और इन्हीं मूल स्वरों को हम जो है ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व का जो स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया मुख्य रूप से है, स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और उसका निर्माण खास करके मात्रा को लेकर होता है। एक मात्रे ह्रस्व, 2 मात्रे दीर्घ और 3 मात्रे प्लुत। मतलब खास करके 1 मात्रा वाले जो स्वर होते हैं उसको ह्रस्व बोलते हैं, 2 मात्रा वाले स्वर जो होते हैं उसको दीर्घ बोलते हैं, 3 मात्रा वाले स्वरों को हम जो है प्लुत बोलते हैं। और व्यंजन जो होता है, व्यंजन की मात्रा जो है आधी होती है। व्यंजनम चार अर्धमात्रिकम, मतलब व्यंजन की मात्रा क्या होती है? 4, मतलब व्यंजन की मात्रा आधी होती है। व्यंजन जो होता है उसकी मात्रा आधी होती है। तो इस तरह से मूल स्वर होते हैं। मूल स्वरों के बाद आप जो है दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, गुड़ स्वर, आपका वृद्धि स्वर, ये सब भी आपके इसी में आते हैं। तुम चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या क्या स्वर आपके। मूल स्वर के बाद आपके जो है बाकी स्वर जो बनते हैं आपके हैं, जैसे संयुक्त स्वर आपके हो गए। पहले दीर्घ स्वर लिख देते हैं, इसके बाद हमें मूल स्वर के बाद आपका, इसको ह्रस्व भी बोल सकते हैं आप, हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि ये मूल स्वरों का ही जो बड़ा होना। अगर खास करके संधि की बात करें हम जो है अक से बड़े दीर्घ है। अक में आपके आ, ई, उ और री, इसको अगर हम ह्रस्व या मूल कहकर, इसको अगर हम शार्ट फॉर्म में अक कह दें, अगर अक प्रत्याहार में रख दें तब भी आपका सही है। मूल, ह्रस्व या अक, तीनों कह सकते हैं इनको हमें, क्योंकि तीनों में आपका सारी चीजें आपकी समाहित हैं। दीर्घ स्वर जो आपका है, इसमें से इसी का जो दीर्घ होता है, आ के बाद आ आने पर बड़ा हो जाता है, ई के बाद ई आने पर बड़ी हो जाती है, ऊ के बाद ऊ आने पर बड़ा हो जाता है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या मात्र 3 है। इस संस्कृत में अगर आएंगे तो इस री का भी जो है दीर्घ मिलता है, एक मात्रा इस संस्कृत में है। हिंदी में री का जो है नाम, हिंदी में री को जो है जोड़ा नहीं जाता है दीर्घ स्वरों में। तो मतलब हिंदी में बात करेंगे तो मूल स्वर आपके 4 हैं, संस्कृत में बात करेंगे तो मूल स्वर आपके 5 हैं। हिंदी में यदि दीर्घ स्वरों की बात करेंगे तो वो आपके कितने हैं? 3 हैं। संस्कृत में दीर्घ स्वरों की बात करेंगे तो आपके कितने हैं? 4। इस तरह से हिंदी और संस्कृत में जो मूल स्वर और जो है दीर्घ स्वर की बात आती है। इसके बाद देखिए आपके इन स्वरों के अलावा
नहीं, संस्कृत में जो दीर्घ स्वर आपके हैं, संस्कृत में दीर्घ स्वरों का कहीं उल्लेख ही नहीं। सबसे अच्छी बात यह है, संस्कृत में जो प्रत्याहार सूत्र जो आपके हैं, उस प्रत्याहार सूत्र में आपके अंतर्गत इसके समान अर्थ, समान जो है सम वर्ड जो आपके हैं, ये सब इसी में आ जाते हैं। आके मतलब का मतलब होता है आ का बड़ा, ई का बड़ा, ऊ का बड़ा, री का बड़ा, ली का बड़ा, ये विशेषता इसकी। मतलब संस्कृत में आपके दीर्घ नहीं होते हैं। और इसमें अगला देखिए, इसका अगर उच्चारण को लेकर बात करें, मात्रा को लेकर बात करें, प्लुत होता है। प्लुत का भी वर्णन न हिंदी वर्णमाला में है, ना ही संस्कृत वर्णमाला में है, लेकिन इसका प्रयोग बराबर होता है और परीक्षा में प्रश्न पूछता है, जानना जरूरी होता है। खास करके जिन स्वरों की 3 मात्राएं लगती हैं उसे हम प्लुत कहते हैं। और इसमें से मुख्य रूप से प्रयोग में शब्द जो आपके वेदों में आता है, पुराणों में आता है, कथा वार्ता में इसका प्रयोग होता है, ओम शब्द है। और खास करके किसी भी स्वर के आगे आप 3 लिख दीजिए, ऊ के आगे आप 3 लिख दीजिए, मतलब 3 लिख देंगे तो माना जाता है कि इस स्वर की मात्रा जो है प्लुत है, या लंबी मात्रा 3 मात्रा वाला है, ये भी मानता एक है। इन मूल, दीर्घ, लघु, प्लुत, प्लुत के अलावा एक स्वर प्रकार का और यहाँ पे है जिसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जो आपके होते हैं, इनकी संख्या जो है संयुक्त स्वरों की है 4 होती है। और खास करके संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो विषम स्वरों के जिसका निर्माण हो, या 2 स्वरों से जो बने, वही आपका संयुक्त होता है। समान स्वर 2 मिले तो दीर्घ स्वर बना था, लेकिन 2 जब असमान स्वर मिलेंगे तो वहां पे आपका संयुक्त स्वर बनता है। और संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4 है। मैं लिख दे रहा हूं, ए, आए, ओ और औ। ये 4 स्वर आपके हैं जिनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की बात करेंगे, दीर्घ स्वरों में आपके ये भी स्वर आपके समाहित हो जाते हैं। छोटा आ, ई, ऊ के साथ आपके ये भी इसमें आ जाते हैं। और बाद में अलग अलग करते हैं तो आपके संयुक्त स्वर के रूप में भी आते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा 2 होती है, मात्रा 2 इनकी भी होती है। तो दीर्घ स्वरों में हम इनको भी समाहित कर सकते हैं। और पूरे आपके संयुक्त स्वर में, संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपके यही 4 ही हैं जो संयुक्त हैं। इन चारों, इनके अलावा कुछ और शब्द भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे गुड़, गुड़ स्वर कौन कौन से हैं, वृद्धि स्वर कौन कौन से हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ पूछता है, तो ये भी जानना जरूरी आपको है। आदि गुण से ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। संस्कृत में बार बार प्रश्न यहाँ से आए हैं, अक्सर पूछता कि गुण की संज्ञा इसमें जानिए। संस्कृत में अगर आएगा तो यहाँ पे आ भी लिखिएगा, बड़ा या छोटा या दोनों भी आपके गुण में आते हैं। और वृद्धि में आपका बड़ा या और ऐ और औ। तो लेकिन मुख्य रूप से मैं स्वर की बात कर रहा हूँ, मैं जो स्वर है उन्हीं को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐ और औ, इसकी वृद्धि संज्ञा होती है, और ए और ओ की जो आपकी गुण संज्ञा होती है। ठीक। इन स्वरों के अलावा जो स्वर मैंने लिखा, इन स्वरों के अलावा जो वर्णमाला आपकी हिंदी और संस्कृत की होती है, खास करके हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण का उल्लेख और होता, अंग और अय। उसको भी यहीं पर देख लीजिए, उसे मिला जुला करके किशोरीलाल वाजपेयी एक हैं लेखक, उन्होंने ये कहा कि ना ये स्वर है ना ही व्यंजन है। सही बात है कि जो अष्टाध्यायी लिखी गई है, अष्टाध्यायी में इन अयोगवाहों का कहीं उल्लेख नहीं है। मतलब मुख्य रूप से अष्टाध्यायी के लेखक जो पढ़ने थे, उन्होंने ये माना कि ये आपके जो अयोगवाह हैं, जो आपके अंग, जिह्वामूली और आपका जो है क्या बोलते हैं, जिह्वामूली के साथ साथ आपका जो उपमध्यमनीय है, ये सभी लोग, ये सब के सब जो है ये न स्वर के पात्र हैं ना ही जो व्यंजन के पात्र हैं। तो इसलिए इनको अयोगवाह का, किशोरीलाल वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह संज्ञा हिंदी में दिया है, बाकी पाणिनि ने इसका उल्लेख नहीं किया, इसलिए इसको अयोगवाह कहा गया। तो अब थोड़ा चर्चा हम अयोगवाह पर कर लेते हैं। जो आपके 2 अंतिम बचते जो हैं, अंग और अह को लेकर के बात करें। हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में आपके अयोगवाह की संख्या जो है 2 है। अयोगवाह की संख्या कितनी आपकी हिंदी में है? 2 है। और संस्कृत में संख्या इसकी जो है कितनी है? हिंदी में 2 है और संस्कृत में संख्या इनकी जो है 4 है।
ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि अयोगवा की संख्या हिंदी में कितनी है, संस्कृत में कितनी है। या ये मान लीजिए ना पूछे तो कम से कम जानना है कि अयोगवा कौन कौन से हिंदी में, कौन कौन संस्कृत में। जरा देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से। हिंदी में आपके अंग और है। अंग का मतलब होता है अनुस्वार और अह का मतलब होता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग दो शब्द आपके यहाँ पे आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग दो शब्द आपके हैं जो आपके अयोगवाह में हिंदी में शामिल हैं। वैसे विसर्ग का उच्चारण स्थान उच्चारण लगभग हा के बराबर समान होता है, और अंग का मात्रा जो लगती है बिंदी ऊपर लगती है, इसको अंग बोलते हैं। और अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस पर विशेष रूप से, खास करके अंग और अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है, तो बात ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगी। विसर्ग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, विसर्ग क्या होता है। तो अयोगवाह हिंदी संस्कृत में जरा देख लीजिए कितने होते हैं। हिंदी में आपने जाना कि अनुस्वार और विसर्ग, संस्कृत में इन दोनों के अलावा दो चीजें और यहाँ पे हैं, वह हैं जिह्वा मूली और एक शब्द है उपमध्यमनीय। उपमध्यमनीय दो शब्द आपके संस्कृत में और बढ़ जाते हैं। हिंदी में अनुस्वार और विसर्ग ही है, संस्कृत में जिह्वा मूली और उपमध्यमनीय भी आपका बढ़ जाता है। तो इस तरह से हिंदी और संस्कृत मिलाकर के आपके इस तरह से आपके क्या बनता है, स्वर बन गया आपका। ये आपके स्वर हैं, और इतना नाम अगर आप याद रखेंगे मूल स्वर कितने आपके हिंदी में हैं, तो अगर हिंदी में पूछता है 4 है, संस्कृत में पूछता है तो 5 है। दीर्घ स्वर कितने आपके हैं हिंदी में? हिंदी में 3 ही है, और संस्कृत में दीर्घ स्वर का कहीं उल्लेख जो है नहीं है अलग से। और दीर्घ स्वरों के अलावा संयुक्त स्वर की बात आती है, संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4 है, और हिंदी में भी संख्या इनकी कितनी है, 4 है। संस्कृत में कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या आपकी 9 है, 5 मूल स्वर और 4 आपके संयुक्त स्वर मिला के 9 स्वर बनते हैं। और हिंदी में 4 मूल स्वर, 3 आपके दीर्घ स्वर, 4 3 7, और 4 आपके जो है 4 आपके जो है कौन से हैं, संयुक्त स्वर। 4 3 7 8 9 10 और 11 सब मिला जो हिंदी में आपके 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी आपकी है, 11 है। और संस्कृत में जो है हिंदी में 11 है, और संस्कृत में कितनी आपकी है, 9 है। हिंदी में 11 और संस्कृत में 9। ये तो आपका हो गया स्वर। एक चीज और इन्हें जान लीजिए जो आपके काम की चीज परीक्षा में कई बार घुमा देता है, तो आप सोचेंगे कहां से आ गया। 2 स्वर हिंदी संस्कृत में ऐसे हैं, अंग और ली। अंग की कोई मात्रा नहीं होती, नहीं अंग नहीं का आ की कोई मात्रा नहीं होती है। पहली बात, जो आ स्वर होता है इसकी कोई मात्रा दृश्यता दृश्य नहीं होती है, अदृश्य मात्रा लगती है। और लगभग सारे व्यंजन जो आपके हैं, सारे व्यंजन में आ छिपा होता है, अंडर हिडन होता है। और इसलिए परीक्षा में प्रश्न पूछता, कई बार पूछा है कि व्यंजन किस स्वर के साथ मिलकर पूर्ण होते हैं। तो वो वर्ड आपका है, स्वर आपका है आ। सारे व्यंजनों में अगर हलंत नहीं है, जानिए वहां पे क्या छिपा हुआ, आ छिपा। इसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे का लिखा हुआ है, तो का में क्या छिपा हुआ है, का को अगर आधा करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आ स्वर निकलेगा। ये चीज है। और दूसरी चीज है कि जो मात्रा होती है, मात्रा मात्र स्वरों के ही लगती है। मात्रा किसकी होती है, मात्रा स्वर की बनती है। और एक चीज और जानिएगा, इसमें से एक स्वर ऐसा है संस्कृत में जो हिंदी में नहीं है। संस्कृत में एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ली है वो। और ली का जो प्रयोग होता है संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत व्याकरण में, वह एज ए व्यंजन प्रयोग होता है। मतलब इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है। तो ली एक ऐसा व्यंजन है, स्वर है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, मतलब मात्रात्मक रूप में उसका प्रयोग नहीं होता है। ली के अलावा आ भी एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो 2 इस तरह से बन गए आपके सारे स्वरों के बारे में आपने जान लिया। एक चीज और यहाँ से जानिएगा, सारे स्वर आपके जो हैं, एक वर्गीकरण इसका और होता है घोष सघोष तल प्राण महाप्राण को लेकर के। ये जानिएगा कि सारे स्वर आपके जो हैं, जो भी स्वर मैंने लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सारे स्वर के आपके होते हैं, सघोष होते हैं,
पहली बात। और अल्प प्राण और महाप्राण को लेकर बात करें तो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सघोष सघोष का मतलब जो भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। सघोष का मतलब होता है जिसके उच्चारण करने में विशेष प्रकार का घोष हो, ध्वनि निकले, उसे सघोष कहते हैं। और जिसके उच्चारण में कोई ध्वनि न निकले, कम ध्वनि निकले, उसे अघोष कहते हैं। अल्पप्राण महाप्राण का मतलब है जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे, उससे अल्पप्राण। नहीं, जिसके उच्चारण ज्यादा समय लगे उसको महाप्राण, जिसमें कम समय लगे उसे अल्पप्राण कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इसको अल्पप्राण कहा जाता है। लेकिन इसमें से कुछ स्वर ऐसे हैं जो आपकी, जैसे ओम हो गया, ओम का उच्चारण लंबा होता है, फिर भी उसको अल्पप्राण में रखा जाता है। लेकिन मिलाजुल के यहाँ पर फंसने की आवश्यकता नहीं है। सारे स्वर का जो अल्पप्राण महाप्राण को लेकर वर्गीकरण हो, वो अल्पप्राण में आते हैं, और सारे स्वर आपके जो होते हैं सघोष में आते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ से स्वरों से, बाकी चीजों से आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम व्यंजन की तरफ आगे बढ़ते लेकर आपको है व्यंजन में क्या क्या चीजें आपके काम की हैं और क्या परीक्षा में प्रश्न व्यंजन से आपके आ सकते हैं। और खास करके आज नामकरण को लेकर ही चर्चा होनी है। तो नाम जान जाइए किसको हम क्या बोलते हैं। चलिए, तो व्यंजन जो आपके हैं जो व्यंजन आपके हैं, इसका एक प्रत्याहार है जो 60 फारे में जिसको हम दिखाते हैं, और वो है हल। इसे व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रत्याहार बनता है, हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आपके समाहित हो जाते हैं। और दूसरी चीज व्यंजन के बारे में जो विशेष चीज है, अनुवग इति व्यंजने, संस्कृत में सूत्र है, अनुवग व्यंजनम उच्यते। सारे अनुवग का मतलब होता है जो लंगड़ा हो, जो पूरे पैर वाला ना हो, उसे व्यंजन कहते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, सूत्र इसका और बनता है, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, जिसकी मात्रा आधी हो वह क्या होता है? व्यंजन होता है। तो व्यंजन का मतलब हो कि व्यंजन का मतलब साफ साफ है जो स्वतंत्र ना हो, जो दूसरे के सहारे उच्चारित होता हो, जो पूरा ना हो, जो लंगड़ा हो, जो स्वर के सहारे खड़ा होता हो, ये सारी चीजों को लेकर के हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन का जो प्रत्याहार होता है उसको हल कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न कभी कोई पूछता है कि व्यंजन और स्वर में क्या अंतर है, तो व्यंजन स्वर में अंतर मुख्य रूप से यही है कि व्यंजन जो होता है वो स्वर पर उच्चारण करने के लिए स्वर पर निर्भर होता है, जबकि आपका जो स्वर होता है स्वतंत्र होता है, उसको उच्चारण करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है। ये मूल अंतर आपके है स्वर और व्यंजन में। स्वयं राजंती स्वर और अनुवग व्यंजनम उच्यते, मतलब जो स्वयं उच्चारित हो वह स्वर है और जो लंगड़ा हो वह व्यंजन है। ये मूल परिभाषा आपकी है। तो व्यंजन में हम आपको ले चलते हैं, व्यंजन में और क्या क्या चीजें हैं। शुरुआत में व्यंजन के पहले वर्ग पे हम चलते हैं। जो वर्गीय व्यंजन है, संगष्टी व्यंजन है, और जो उदित व्यंजन है उन पर बात कर लेते हैं, नीचे हम बाद में आएंगे। पहले आपको हम जो वर्गीय व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, कवर्ग में आता है, चवर्ग में आपका आ गया च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, द, ध, न, और प, ह, ब, भ, म। इस तरह से आपके 5 ये वर्गीय व्यंजन आपके हैं। क्योंकि वर्गीय क्यों कहा गया? क्योंकि इनका वर्ग बनता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। नामकरण जो इनके हैं, तो इनका नाम देख लीजिए क्या क्या कहते हैं इनको। इनका नाम एक संघर्षी है,
इनका नाम वर्गी है, इनका नाम उदित है, एक पंचवर्ग जो आपके हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनका नाम देखिए, नाम इनका पड़ा ऐसा ऐसा क्यों? क्या विशेषता ऐसी है जो इनके इतने नाम पड़ गए? तो कुछ नहीं खास है, बस थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। और इनका नाम संघर्षी क्यों पड़ा, इनका नाम जो है वर्गी क्यों पड़ा, उदित क्यों पड़ा? संघर्षी नाम पड़ने का कारण क्या है कि जो 5 वर्ग इसके जो हैं, जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है अलग अलग, और जब उनके 5 वर्ग जैसे कवर्ग जब उच्चारित होता है तो कंठ से होता है, कंठ के साथ संघर्ष करता है। चवर्ग जब उच्चारित होता है ताल जो आपका गले का जो आपका एक स्वरित यंत्र जो आपका गले वाला है उसको टच करता है। टवर्ग जो होता है मूर्धा को टच करता है, स्पर्श करता है। तवर्ग जो होता है दंत को स्पर्श करता है, और पवर्ग जो होता है ओष्ठ को स्पर्श करता है। तो स्पर्श विभिन्न आपके गले के मुंह के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श कर उच्चारित होने के कारण जो है संघर्षी, या उनके साथ संघर्ष इनका होता है तब जाके उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको संघर्षी कहा गया। और वर्गी कहने का मतलब क्या है कि इनके एक कवर्ग कह लीजिए तो इनके पूरे खानदान का जो 5 फैमिली हैं, इनके सबका इनका उल्लेख हो जाता है। का कहिए तो पूरा खा, गा, घा और अंगा, तो एक एक वर्ग बनाया गया है, इसलिए इनको वर्गी वजन कहा गया। आप चू कह लीजिए या चवर कह लीजिए तो चवर का मतलब होता है चा, छा, जा, झा, या। टवर कह लीजिए तो टा, ठा, डा, ढा, डा, सबका उल्लेख होता है, इसलिए इन्हें वर्गी बंधन कहा गया। क्योंकि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग इतने गाने से पूरा इनका बोध हो जाता है। अगली बात है इनका नाम उदित क्यों पड़ा। संस्कृत में शार्ट फॉर्म में एक सूत्र बनता है। सूत्र बनने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर पूरा का उच्चारण करना, जैसे हिंदी में वर्गी कहते हो, कवर्ग कह दिया आपने, उसे संस्कृत में व्यवस्था वर्ग वाली नहीं है। वहां पर मात्र पहले वर्ग को लेकर के यहाँ पे कु लिख दिया जाता है। कु, चा को लेकर चू लिख देते हैं, टा को लेकर टू लिख देंगे, मतलब कु, चू, टू, तू और पू लिख देंगे। और इतना जो ही कु बोलेंगे, कु से पूरा कवर का, उसे आपने कवर्ग कहा तो पूरा का घा का उल्लेख हो गया। उसी तरह संस्कृत में कु कह दीजिए तो कु कहने से पूरा का, खा, गा, घा का उल्लेख हो जाता है। चू कह दीजिए चा, छा, जा, झा, या का उल्लेख हो जाता है। टू कह दीजिए टा, ठा, डा, डा, का उल्लेख हो जाता है। और दूसरे उदित कहने का कारण क्या, क्योंकि सबके नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, यही ऊ जो है, यही उदित जिसका इसमें छोटे की मात्रा लगी होने के कारण जिसको क्या कह दिया गया, उदित कह दिया गया। ये कारण है उदित कहने का इनको, ये कारण था इनको वर्गी कहने का, ये कारण था इनको संघर्ष कहने का, संघर्षी कहने का। ये कुछ विशेषता थी संघर्षी, वर्गी और उदित कहने की। एक चीज और यहाँ पे कुछ वर्ग हैं, उनको एक चर्चा करना जरूरी यहाँ पे है। जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये साथ साथ यहीं पर किसी किताब में आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा, डा और ढा। ये विशिष्ट वर्ड है, ये वर्ड आपका विशिष्ट है। और ये विशिष्ट वर्ड को जो है उच्छिप्त या दुगुड़ वर्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको उच्छिप्त या दुगुड़ वर्ड के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको उच्छिप्त या दुगुड़ वर्ड के नाम से जानते हैं। अब देखिए दुगुड़ वर्ड क्या होता है, उच्छिप्त क्या होता है, उच्छिप्त नामकरण क्यों पड़ा इसका, मैं इसको इधर लिख देता हूं, ड और ढा, ड और ढा, इसको उच्छिप्त क्यों कहते हैं। पहली बात तो जब इनका उच्चारण होता है तो जिह्वा ऊपर उठती है और उल्टा होकर पुनः गिरती है, उत्क्षिप्त। नाम क्या है, उत्क्षिप्त। उत का मतलब होता है उठना और क्षिप का मतलब होता है गिरना, उठ करके गिरना। तो इस तरह की उठकर गिरने के कारण इसको उच्छिप्त वर्ड कहा गया। दुगुड़ क्यों कहा गया, क्योंकि इनके दोहरा गुण होता है। डा और ढा का यहाँ भी उल्लेख है, डा और ढा यहाँ भी आ गए। एक चीज और जानिएगा, डा और ढा का निर्माण जो होता है इस तरह से, डा और ढा जो बनता है वर्ड, वास्तव में इसका मतलब है डा प्लस रा।
इस ढा का मतलब है, इस ढा का मतलब है ढा प्लस रा, इस तरह करके मतलब इसमें इस तरह करके बनता है। मूल मूल इसका कंस्ट्रक्शन और ढांचा इसका यही है। तो दुगुण बढ़ के बारे में भी आपने जान लिया। अब यहीं पर एक चीज और जान लीजिए आप, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना यहाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो गलती बार बार होती है। पंचमाक्षर जो आपके यहाँ पे आए हुए हैं, ये स्वर में आपके अनुस्वार मिला था, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं इसको? हम अनुनासिक कहते हैं। स्वर वाले को हमने अनुस्वार कहा, इसको अनुनासिक कहते हैं। ये अंतर दोनों में होता है मूल रूप से। एक चीज और जानिएगा, दोनों को प्रयोग में भी अंतर है। जो आपका अनुस्वार होता है उसको मिटा देते हैं। जरा एक बार अनुस्वार को इसको देख लीजिए। अनुस्वार और आपका जो एक हुगला होता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक। खास करके ये जो होता है बिंदी वाला, और ये इसका जो प्रयोग होता है चंद्रकाठ बिंदी के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये अंतर दोनों, मूल अंतर पहली बात दोनों में है। इसका इस्तेमाल इस मात्रा के रूप में होता है, इसका इस्तेमाल इस मात्रा के रूप में होता है। एक समस्या मैंने पहले बताया था कि मात्रा का प्रयोग मात्र स्वरों का होता है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती। लेकिन एक चीज देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे ये इनका प्रयोग दो तरह से होता है। एक तो एज ए व्यंजन, जहाँ पे तहाँ प्रयुक्त होते हैं, और कभी कभी जो है इन्हीं का जो है आपका ये चंद्रकाठ बिंदी भी लग जाती है, और उस तरह से एक तरह से मात्रा के रूप में भी, इसमें प्रतीक के रूप में भी इनका इस्तेमाल होने लगता है। तो दूसरी दो व्यवस्था इनके पास है, एज ए व्यंजन और एज ए वॉवेल, दोनों तरह से प्रयोग होते हैं। जरा इनका प्रयोग देख लीजिए कैसे कैसे लगता है। इसे अंग लिख दिया हमने, अंग। अंग में अंग मूलतः आपका कैसा है? अनुस्वार है। एक चीज जानिएगा मुख्य रूप से, अनुस्वार जो होता है ये स्वर के बाद बोला जाता है। अनुनासिक जो होता है स्वर के साथ बोला जाता है। ये अंतर दोनों में है। अनुनासिक में नाक के साथ साथ जो संबंधित जो जिस वर्ग का रहता है, जैसे मान लीजिए आपका आपने अंगा वाला वर्ड लिखा लिया यहाँ से, तो नाक के कंठ के साथ साथ इसका उच्चारण नाक से भी होता है। चा का उच्चारण स्थान, यहाँ का उच्चारण स्थान ताल के साथ साथ नाक से भी होगा। ड़ा का उच्चारण स्थान ताल के साथ, कंठ के क्या नाम है उसका, मूर्धा के साथ साथ आपके जो नाक से भी होगा। लेकिन इसका उच्चारण स्थान मात्र मात्र जो है नाक से होता है, मुख से इसका उच्चारण नहीं होता है। ये मुख्य रूप से ये मूल अंतर दोनों में है, अनुनासिक में और अनुस्वार में। अब देखिए प्रयोग देखिए कैसे इसका होता है। मैं एक शब्द लिख रहा हूं आगन, आगन। यहां पे देखिए पहला अंतर, आगन आपका जो है अनुस्वार है और आंगन आपका जो है अनुनासिक। आंगन, आगन में बड़ा आ की मात्रा के साथ साथ इसका भी उल्लेख, इसका भी उच्चारण किया गया, आंगन। और अंग में जो है अंग, पहले आ उच्चारण किया गया, उसके बाद अब जो अंग का बिंदी लगाई गई, अंग, अंग, आंगन। और यहाँ पर जो है स्वर के साथ साथ इसको लगाया गया, और यहाँ पर स्वर के बाद का, स्वर के बाद जो है अनुस्वार का प्रयोग किया गया। ये अंतर मुख्य रूप से ये अंतर होता है प्रयोग में, कि अनुस्वार स्वर के बाद उच्चारण उच्चरित होता है, और आपका अनुनासिक जो होता है, जो पंचमाक्षर होता है, ये स्वर के साथ उच्चारित होता है। जैसे चांद, चांद कहिए आप, चांद, चांद। और चंद, चंद कह दीजिए, चंद। तो चा आ के बाद ना बिंदी अंक बिंदी उच्चरित हुई, लेकिन यहाँ पर चांद, यहाँ पे बड़ा के साथ ही उसका उच्चारण होता है। ये मूल अंतर होता है अनुस्वार में और आपके अनुनासिक में। चलिए, तो आपका अनुस्वार अनुनासिक हो गया, आपका उदित बड़ हो गए। अभी देखिए कुछ चीजें और यहाँ से जानना आपको है। अभी इसका वर्गीकरण दो तरह से और होता है, और वो वर्गीकरण आपका है अल्पप्राण, महाप्राण, अलघोष और सघोष को लेकर के। तो इसी लगे हाथ है, यहाँ भी इसको भी देख लीजिए कि अनुनासिक, अघोष, सघोष क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे उसका प्रयोग यहाँ पे होता है। वो भी चीजें यहाँ समझ लीजिए। समझना आसान बिल्कुल है, कठिन है बिल्कुल कठिन नहीं है।
जैसे प्रत्येक वर्ग का अघोष सघोष को लेकर बात करेंगे हम, जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग क्या होता है, आपका अघोष होता है। तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग जितने भी आपके ये हैं, ये क्या होते हैं आपके हैं, ये आपके सघोष होते हैं। मतलब प्रथम और द्वितीय वर्ग जो वर्ग है आपका, प्रथम और द्वितीय वर्ग जो होता है अघोष, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग क्या होते हैं, आपके सघोष होते हैं। इसके पहले बता चुका हूं मैं, सारे आपके जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। तो सघोष में सारे स्वर आपके वैसे आगे, कुछ करना नहीं उसमें है। अब दो नीचे बचते हैं आपके, जरा उनको भी इसी लगे देख लीजिए ताकि आपको अघोष सघोष में दिक्कत ना आए। जो नीचे के आपका जो यड़ प्रत्याहार का जो वर्ण है, अघोष सघोष, इसलिए कि उसको भी कंफर्म कर लीजिए। आपके अघोष में आपके जो स्थल प्रत्याहार का वर्ण होता है, तीनों सा आपके जो है स और सा, हा को यहां से बाहर निकलना होता है। मतलब इस वर्ण के साथ, इस वर्ण के साथ आपका जो है, मुझे लग रहा है कि प्रत्याहार की बात करेंगे तो उसमें प्रत्याहार आपका आ जाएगा। चलिए, कुछ प्रत्याहार जो भी होगा, खर प्रत्याहार में आपका सारा सघोष आता है, का नहीं, खर में आपका पूरा पूरा आपका अघोष आता है। ठीक, खर प्रत्याहार में अगर हम खर प्रत्याहार की बात करें तो सिर्फ खर कह दीजिए, तो खर प्रत्याहार में पूरा पूरा आपका अघोष आ जाता है, खर। और सघोष में, सघोष जानने के लिए आपको जो है, इसमें देखिए जो आपके यड़ प्रत्याहार जो था आपके, इसके अलावा सघोष में आपके तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तो हो ही गए। इन वर्णों के अलावा पूरा पूरा यड़ वर्ण आपका, और यड़ वर्णों के साथ साथ आपका सल वर्ण का जो हा जो होता है, यहाँ इसको भी शामिल कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। मतलब आपका तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण वर्गीय व्यंजनों का, और आपका इसके साथ साथ आपका जो यड़ प्रत्याहार के जो चार वर्ण है, या लावा के साथ साथ हा भी उसमें जोड़ लीजिए। ये सारे वर्ण आपके क्या होते हैं, ये सारे वर्ण आपके सघोष में आते हैं। इन सारे सघोषों के साथ साथ आपका संपूर्ण स्वर भी आपका इसी में आता है, संपूर्ण अच या संपूर्ण स्वर भी आपका, ये सब मिलकर के आपके सघोष का निर्माण करते हैं। अघोष में खर प्रत्याहार के जो वर्ण आपके होते हैं, खर का मतलब हो गया कि पूरे पूरा आपका प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक पंच जो आपका वर्ग जो आपका है वर्गीय व्यंजनों का प्रथम द्वितीय वर्ण, और साथ में आपके तीनों सा जो आपके होते हैं, बड़ा सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और आपका दंत सा, तीनों सा के साथ मिलकर के आपका जो अघोष का निर्माण होता है। तो ये आपका अघोष और सघोष हो गया। अभी आपका अल्पप्राण महाप्राण भी इसी लगे, थोड़ा सा मिला लीजिए यहाँ पे, अल्पप्राण महाप्राण कैसे कैसे क्या क्या होता है। इस पंचवर्गों में कौन अल्पप्राण है कौन महाप्राण, क्या व्यवस्था इसकी है, ये भी आप यहीं से जान लीजिए, ताकि बाद में अलग से इसको जानने की आवश्यकता न पड़े और आराम से समझ जाए आप। देखिए एक सूत्र है, वर्गीय प्रथमा तृतीया पंचमा वर्ण अल्प प्राण है। वर्गीय प्रथमा तृतीया पंचमा वर्ग वर्ण अल्प प्राण। मतलब क्या हो गया, प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा सूत्र क्या इसका है, अल्प प्राण के अलावा महाप्राण का सूत्र क्या है, वर्गीय द्वितीया चतुर्थी वर्णानाम महाप्राण। मतलब प्रत्येक वर्ग का जो है प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण है, और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या है, ये आपका महाप्राण। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं हिंदी में आ जाऊं सीधे लेकर समझाऊंगा आपको, समस्थानिक वर्ण जो होते हैं, समस्थानिक वर्ण और विषम स्थानिक वर्ण। समस्थानिक विषम स्थानिक क्या है, जैसे का जो स्थान है एक है विषम हुआ ना, खा का 2 है सम हुआ, गा का 3 है विषम हुआ, घा का 4 है सम हुआ, और अंगा का 5 है तो विषम हुआ। तो विषम स्थानिक मतलब होगा 1, 3 और 5। विषम स्थानिक वर्ण आपके अल्पप्राण है। विषम स्थानिक वर्ण क्या आपके हैं, ये आपके अल्पप्राण है।
और समस्थानिक वर्ण मतलब द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो परिधि में आते हैं वो क्या आपके हैं, आपके महाप्राण है। ये महाप्राण है। ये चीज पूरी तरह से कंफर्म हो गई, कोई समस्या नहीं रहेगी आपको। मैंने बताया था आपको सारे स्वर जो होते हैं क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब बचा क्या आपका, बचा आपका अंतिम में जो आपके अंतिम वर्ण जो आपके नीचे वाले हैं, आपका यड़। यड़ का मतलब हो गया अंतस्थ, या व राला, या व राला और तीनों सा जो है आपके, सा और हा। इसमें से देखना आपको, इसमें से कौन आपका अल्प प्राण है कौन महाप्राण है। चलिए ठीक है, इसको भी इसी लगे देख लीजिए, भाई बात बताएंगे इसके बारे में, बाकी नामकरण क्या इसके हैं, अल्प प्राण महाप्राण समझ लीजिए इसको। देखिए साफ साफ स्पष्ट है, अल्प प्राण महाप्राण को लेकर बात करेंगे तो ये अल्प प्राण में आते हैं, और आपके सल जो हैं सा सल जो आपके हैं ये महाप्राण है। यड़ जो है अल्प प्राण है और सल क्या है, महाप्राण। यड़ का मतलब प्रत्याहार है, सल भी प्रत्याहार है। सल जो है महाप्राण है और यड़ क्या है, अल्प प्राण है। मतलब इतनी चीजें आप कंफर्म कर ले जाएंगे, अगर मैं कंफर्म कर ले जाएंगे तो आपको यह हुआ अल्प प्राण महाप्राण में कोई गलती नहीं होगी। चलिए ये आपका हो गया। हाँ एक चीज, चलिए आपका इस तरह से क्या हो गया, ये आपके वर्गीय व्यंजन हो गए, और इसमें से प्रश्न क्या क्या आपके आ सकते हैं वो भी हो गए। चलिए बच्चे दो आपके, हम उस पर चर्चा अंत में कर लेते हैं। अब है दो जो बचे हुए हैं आपके, या व रा और ला, और अंत में आपका है सा और हा। इनके नामकरण को लेकर, इनके उपयोग को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या कहा जाता है इनको है, और क्या क्या प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। उच्चारण को लेकर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, उच्चारण को लेकर चर्चा हमको नहीं करनी यहाँ पे है। देखिए यड़स्य अंतस्था, ये सूत्र है आपका संस्कृत में, यड़स्य अंतस्था है। यड़ क्या होता है, अंतस्थ होता है, और सल उस्माड़ है, सल उस्माड़ है। सल जो होता है वह उष्म होता है। सल वर्ण जो आपके सा हा जो होता है ये उष्म वर्ण में आता है, और यड़ वर्ण में या व राला जो होता है क्या होता है, ये अंतस्थ होता है। अंतस्थ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस या अंतस्थ वर्णों मतलब या व राला के पहले आपका वर्गीय व्यंजन था, और आपके जो उसके नीचे जो आपका सल, तीनों सा आपके हा हैं, तो क्योंकि बीच में था इसलिए इसको अंतस्थ कह दिया गया। दूसरी व्यवस्था क्या इसमें है, दूसरा नाम क्या इसका है अंतस्थ व्यंजनों को, इसको अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर। एक चीज बड़े कंफ्यूजन वाली स्थिति, स्वर कैसे आ गया यहाँ पे, तो भैया व्यंजन है तो व्यंजन में स्वर कहाँ से आ गया। लेकिन हाँ ये सही, व्यंजन में भी स्वर है, और सही बात यह है कि चारों जो वर्ड आपके हैं अंतस्थ वाले वास्तव में ये स्वर से ही बने हुए हैं, स्वर से ही भी उत्पन्न है। और अगर अब आपको हम संध में लीजिए समझ में आपको आ जाएगा इसमें कैसे कैसे, आप देख लीजिए इसको। मैं थोड़ी सी आपको छोटी सी आपको मैं क्लू देता हूं, जिससे आप जान जाएंगे कि वास्तव में इसको अर्धस्वर क्यों कहा गया। एक संधि आपके है यड़ संधि, सूत्र है इसका इको यड़च। क्या सूत्र है इसका, इको यड़च। जरा देख लीजिए, थोड़ा समझ में आपको आ जाए कि इसका नाम अर्धस्वर क्यों नाम पड़ा, इको यड़च। इसमें क्या होता है, इक के बाद कोई असमान स्वर अगर आ जाता है, इक में ई उ री, चार वर्ड आपके आते हैं, इसके बाद कोई असमान स्वर कोई आ जाए, तो ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए, री के बाद री ना आए, तो इसमें क्या होता है, इक के स्थान पर यड़ बन जाता है। मतलब ई की जगह पे या, उ की जगह पर वा, री की जगह पर रा, और ली की जगह पर ला बनता है। ये शॉर्ट फॉर्म में सूत्र है। इसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, प्रत्येक शब्द का। प्रत्येक शब्द वास्तव में प्रतिधन एक से बना हुआ है, प्रतिधन एक। देखिए कैसे बना प्रत्येक आपका, कैसे यहाँ पे जो या बना हुआ है वास्तव में है क्या है,
जो यहाँ पे या वास्तव में क्या है, स्वर है कि नहीं है, किसके जगह पे बना हुआ है, इसको देखना आपको। यहाँ पे देखिए प्रति में ता से अगर निकालेंगे, इसको अलग करेंगे ता से, यहाँ से ई निकलेगा, ई के बाद आपका ए आ गया। अब ये सूत्र, ये जो नियम है फॉलो यहाँ पे होता है, ई के बाद असमान स्वर कोई आ जाए, ए आ गया मतलब असमान आ गया, तो ई की जगह पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। यहाँ पे बन का जाता है, या हो जाता है ई की जगह पर। अब देखिए प्र ता आधा हो गया क्योंकि यहाँ से स्वर निकल चुका है, बाद में आपका एक है। अब मिला दीजिए इसको, प्र आधा त, या में ए मिल जाएगा तो ए पे मात्रा हो जाएगी, ये हो जाएगा प्रत्येक। एक चीज कंफर्म हो जाता है यहाँ से है, एक चीज यहाँ से कंफर्म होता है कि आपके जो यड़ है, या व र और ला, वास्तव में क्या ये स्वर ही है, स्वरों से ही बना हुआ है। अलग बात है व्यंजन में घुस गया भाई, व्यंजन कुछ गुण आ गए, कुछ गुण आपके स्वर के हो गए, तो बेचारा भले व्यंजन में घुस गया ये है, वास्तव में क्या ये है, वास्तव में ये स्वर का ही जना हुआ है, स्वर का ही सुपुत्र है, तो वास्तव में कुछ स्वर का गुण तो रहेगा ही, इसलिए इसको क्या कहा गया है, भाई अनुवांशिकता का नियम तो यही है, माता पिता के जो गुण होते हैं बच्चों में आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। इसीलिए वास्तव में जो है ये बता रहा है कि मैं भले तुम्हारे साथ रह रहा हूँ व्यंजनों के साथ, लेकिन वास्तव में क्या हूँ, मैं स्वर ही हूँ, मैं आधा स्वर आधा व्यंजन बन गया। आपके साथ आज कुछ गुण आपके मिल गए परिवेश से, और बाकी मेरे अंदर जेनेटिक गुण किसके हैं, स्वर के हैं। ये बताता है, प्रूव करता है यहाँ से। सल प्रत्याहार का जो एक नामकरण और इसका है, सल प्रत्याहार का, और इसको उस्माड़ तो उस्माड़ा कहा गया, साथ में संघर्षी वर्ण भी कहा गया इसको। संघर्षी क्यों है, संघर्षी इसलिए है क्योंकि जब सा का उच्चारण करते हो, उच्चारण करके आप चेक कर लीजिए, जब उच्चारण करते हो तो आपकी जिह्वा जो होती है, या आपके विभिन्न स्वर यंत्र तंत्र जो आपके गले के अंदर के हैं, उनमें आपस में संघर्ष होता है। जब संघर्ष होगा तो गर्म हवा निकलेगी, जैसे गर्म हो जाएगा मुंह आप, और गर्म हवा निकलने के कारण इसको जो है ऊष्म वर्ण कहा गया, और संघर्ष होने के कारण इसको जो संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपके क्या हो जाते हैं, इसके दो नामकरण हैं, ऊष्म वर्ण या संघर्षी वर्ण। सल उष्माड़क सूत्र से इसको ऊष्म कहा गया है, और संघर्ष होने के कारण हिंदी में इसको संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है। तो हिंदी में इसको दोनों नाम याद रखेंगे, हिंदी संस्कृत में इसको ऊष्म वर्ण क्यों कहा गया, और इसको जो है, और एक चीज अंत में देख लीजिए आप, जो है सबसे अंत में आपके जो संयुक्त स्वर आपके हैं, संयुक्त स्वर नहीं, संयुक्त स्वर नहीं, संयुक्त व्यंजन, 4 संख्या इनकी है मुख्य रूप से, और स्वरों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो बहुत सारी है, जो भी दो से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त ही होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 इसमें हैं। और 4 कौन कौन से आपके हैं, 6, त्राई, ज्ञा, और अंतिम एक थी जो वर्णमाला के बाहर से श्रवण वाला सा जो है, ये भी जो है इसी में 4 संयुक्त वर्णों में शामिल होता है। तो इस तरह से आपके संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, 4 आपकी, 6 त्राइया त्राण। और इसका जरा देख लीजिए कि उसे बताया हूँ पहले, इसके पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतने लिखूंगा कि इसमें कैसे कैसे बने हैं। इसकी विस्तृत चर्चा इसके पहले वाले मैंने किया था, वहां वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और अंत में आपका श्रवण वाला सा कैसे कैसे बनता, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में देख लीजिए इसको। मुख्य रूप से का और खट्टी सा के योग से क्या बनता आपका है, आपका ये बनता है ता, और रा के योग से त्रा बनता है, जा और इया के योग से आपका जो है ज्ञा बनता है, बड़ा सा, और रा के योग से आपका जो है श्रवण वाला सा बनता है। एक चीज विशेष रूप से ध्यान देना, आपको परीक्षा में बार बार उलझाता आपको है, प्रथम वर्ण जो इसके होते हैं वो अधूरे होते हैं, हलंत युक्त होते हैं, बाद वाला वर्ण पूरा होता है। जो संयुक्त वर्ण में आपके हैं, संयुक्त वर्ण या इसके पहले कोई वर्ण के लीजिए जिसमें जो जुड़ता है, जो जुड़ता है वह पूरा होता है, और जिसमें जुड़ता वह आधा होता है। ये नियम है साफ साफ इसका, समझिए इसको और जानिए इसके बारे में। तो इस तरह से आपने जान लिया जो है, जो आपकी वर्णमाला है उसके बारे में। 2 चीज बचा और अभी आपका है आगत वर्ण जो आपके हैं, थोड़ा सा चर्चा में इसके बारे में करूंगा। आगत वर्ण
और रेप के नियम जो आपके हैं, रेप के नियम, दो चीजों पर चर्चा और करूंगा मैं आप लोगों से, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा में बार बार प्रश्न आपके यहां से आए। तो आगत वर्ड पहले देख लीजिए। खास करके हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से आगत वर्ड तो अंग्रेजी से भी आए हुए हैं और उर्दू जुबान से भी आगत वर्ड आए हुए हैं। मुख्य रूप से जो वर्णमाला में मान्यता है जिन आगत वर्डों की जाय और फाके, जबर, ये देखिए जबर की मात्रा है। और एक आध वर्ड आपके और आए हुए हैं, जैसे आयल जब लिखते हैं आप ऊपर बिंदी इस तरह लिखती है। लेकिन मुख्य रूप से मान्यता की बात करेंगे तो जो हिंदी में आगत वर्ड जो आपके हैं वो आपके जाय और फा को लेकर के मान्य है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, इससे आपका मैंने इसको लिखा अंग्रेजी से जो आया हुआ है, जैसे आयल, बॉय, टॉय, ये भी आपके आगत वर्डों में आता है। लेकिन मुख्य रूप से मान्यता की बात करेंगे तो आपके दो ही वर्ड आपके ये हैं जो मान्यता प्राप्त है हिंदी वर्णमाला में, इनको भी इसमें माना जाता है। तो आगत वर्ड का मतलब होता है जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए हैं वर्णमाला में, उससे हम आगत वर्ड के नाम से जानते हैं। चाहे वो हिंदी से आए हों, चाहे संस्कृत से नहीं, हिंदी से नहीं, मतलब हिंदी तो संस्कृत तो एक ही भाषा है, अंग्रेजी से आए हुए हैं, उर्दू से आए हुए हैं, फारसी से आए, मतलब किसी भी भाषा से, पुर्तगाली से आए हुए हैं, किसी भाषा से जो भी शब्द आपके हिंदी भाषा में आए हुए उन्हें हम आगत वर्णों के नाम से जानते हैं। ठीक, जरा रेप का नियम देख लीजिए। भाई रेप का नियम क्या है, और विशेष रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इस पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से रेप के नियम पर। रेप का मतलब होता है रा, रा का नियम। रा के अधूरे और पूरे होने का नियम क्या क्या है, ये और क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया करता है, कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है, कब पीछे, कब आगे, मतलब एक तरह से रा गति करता हुआ दिखेगा आपको। रा अपने आप में विस्पेशल शब्द है हिंदी वर्णमाला में, और ये कई तरह से गति करता है। तो उसी गति को लेकर हम देखेंगे यहाँ पे रा किसी किसी गति करता है। देखिए रा आपका जो है नियम पहले इसका देख लीजिए। ऊर्ध्वगमन का नियम, ऊर्ध्वगमन का नियम, एक ऊर्ध्वगमन का नियम है। मैं 3 नियम लिख रहा हूं। पश्चगमन का नियम, पूर्व गमन का नियम, और अधोगमन का नियम। चार नियम इसके हैं और मैं चारों का आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। ऊर्ध्वगमन का नियम मतलब होता है कि किसी वर्ड के ऊपर चले जाना रा का, जैसे पा आपका आया, पा के बाद आधा रा आया, बाद में वा आया। तो इसमें एक नियम आता है संस्कृत में, इसको हम जल तुमिका न्याय कहते हैं। उस जल तुमिका न्याय के नियम के अनुसार जो है इस आधे रा का जो है बाद वाले वर्ड के ऊपर ऊर्ध्वगमन हो जाता है। क्या लिखते हैं, पर्व को हम इस तरह लिखते हैं, मतलब वाह के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। एक चीज और विशेष चीज यहाँ पे होता है, अगर रा यहाँ पे आधा है और इसके बाद वाला वर्ड भी आधा है, तब रा जो होता है आधे वर्ड के ऊपर ना बैठ करके बाद वाले वर्ड के ऊपर ही बैठता जा करके। जैसे कोई इस तरह का वर्ड मिल जाएगा, चलिए भी याद आएगा बोलेंगे उसको हम। तो मुख्य रूप से नियम है वो, मतलब अगर रा के बाद वाला वर्ड भी आधा है तो उस पर भी नहीं बैठेगा, बाद वाले वर्ड जो पूरा होगा उसी के ऊपर जाकर बैठता है, बी से उठ करके वहां चला जाता है। जो पश्चगमन का नियम मतलब पहले आने का नियम है। पहले आने का नियम क्या है इसका, अगर रा पूरा है और इसके पहले का वर्ड आधा है, जैसे मैं लिख रहा हूं, एक दिन पहले चर्चा किया था मैंने प्रेम को लेकर के, पा आधा है, रा पूरा है, और मां अंत में है।
चलिए चलिए ठीक है, इतना लिखता हूँ मैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर रा इसके पहले थोड़ा सा मात्रा भी लगी हुई है, तो कुछ शब्द मैं ऐसा ढूंढता हूँ इसमें मात्रा ना लगी हो, जिसे आराम समझ में आपके आ जाए। जैसे प्रश्न, हाँ प्रश्न शब्द देख लीजिए आप। प्रश्न, प्रश्न शब्द आपका यूं ही लिखा होता है। अब देखिए कि वास्तव में ये जो नीचे है मात्रा किसकी है, वास्तव में रा है। अब रा कैसे आता है इसके पहले इसका देख लीजिए आप नियम। पा आपका आधा था, पा के बाद आपका रा था, उसके बाद आपका छोटा वाला सा था आधा, अंत में आपका ना था। इस नियम के अनुसार तो इस रा को उठ करके, अगर रा आधा होता उसको उठ करके सा की यहाँ पे आता, यहाँ पे आता, क्योंकि ये भी आधा है और इसके बाद वाले उठ करके यहाँ पे आता है। लेकिन रा पूरा है इसलिए क्या करेगा ये रा पूरा इसके पहले वाला आधा है, तो रा पे अब पश्च गमन करता है, नहीं पश्च नहीं पूर्व गमन करता है, अपने पहले वाले वर्ड के नीचे आके लग जाता है। एक चीज और जानिएगा, चलिए ठीक है अभी बताता हूँ, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। वास्तव में देखिए यहाँ पे जो नीचे जो लगा हुआ आपका है, प्रश्न पे लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ जो लगा है आकर के खास करके, ये है वास्तव में रा है। पा आधा था और पा में पूरा रा लगा, पुनः आधा सा ये बैठा यहाँ आकर के, पुनः अंत में ना लिखा गया। इस तरह से आपका प्रश्न बन गया है। और ये रा के जो है क्या है, पश्च गमन, नहीं उल्टा अवसर हो गया, पूर्व गमन का नियम है। ये पूर्व चला आता है, मतलब अपने पहले वाले पे बड़े पे आकर लग जाता है। पश्च गमन का नियम कोई फिलहाल कोई नियम याद नहीं है हमें, है यदि भी याद आएगा तो उसको बताएंगे पुनः आपको। अधोगमन का नियम देख लीजिए, अधोगमन का नियम क्या है। ये क्या होता है कि एक चीज जानिएगा, जो रा जो पहले और अधोगमन पे लिखे तो बताता हूं मैं आपको। अधोगमन का नियम, अधोगमन का मतलब होता है नीचे आना। कुछ शब्द आपने देखा वैसे राष्ट्र, कुछ शब्द देखा वैसे आपने राष्ट्र देखा होगा, राष्ट्र। राष्ट्र शब्द देखा होगा आपने, ये देखिए नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है आपने, राष्ट्र के नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है। देखिए अधोगमन है ये और पश्चगमन भी है, अधोगमन भी है। जैसे ड्रम लिख दिया आपने, ड्रम, ड्रम लिखा आपने। अधोगमन का भी नियम है और पश्चगमन का भी नियम है। बाद में जाना, उसे बाद में जाने का तो नियम कोई शब्द मिला नहीं अभी तक हमें जो है, लेकिन ये नीचे आने का नियम साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आपको। नीचे कब आता है, अभी मैं इस पर चर्चा को पहले यहाँ देख लीजिए वास्तव में है क्या चीजें, कैसे बना हुआ है। राष्ट्र शब्द आपका जो है रा इस तरह लिखा हुआ है, आधा खट्टी सा है और टा उसके आधा टा है, और टा के बाद क्या है आपका यहाँ पे रा लिखा हुआ है। रा है पूरा, रा पे आ की मात्रा है, आधा खट्टी सा है और टा आधा है, उसके बाद रा है। ये नियम है, रा के पहले का बड़ा अधूरा यदि होगा तो रा अपना क्या करेगा, रा जो है पूर्वगमन करेगा। लेकिन पूर्वगमन का एक नियम यह होता है, पूर्वगमन तो करेगा ठीक है, लेकिन पूर्वगमन तब करेगा वो जब वह खड़ी पाई का वर्ड हो। अगर इसके पहले का वर्ड जो है सीधी रेखा का वर्ड अगर होता तो पूर्वगमन करता और उसके नीचे वाले भी आकर लग जाता, रेखा के रूप में लग जाता। लेकिन ये कर्व रेखा का वर्ड आपका है, टा जो है, तो अगर रा पूरा हो उसके पहले कर्व रेखा का वर्ड हो तो जो रा होता है नीचे वाले वर्ड पर एक हंसपात जो होता है इस तरह आगे बढ़ता है। ये रा के अधोगमन का नियम है, मतलब पूर्वगमन तो करता ही है लेकिन क्या करता है, अधोगमन करता है। अब देखिए यहाँ पे वास्तव में रा के बाद जो है खट्टी सा आया, टा पे नीचे जो रा लगेगा करके, ये नियम है इसका राष्ट्र का। और पूर्वगमन के दो नियम आपके हैं, एक अधोगमन का, पूर्व में अधोगमन होता है, एक पूर्वगमन होता है। अधोगमन का मतलब क्या होता है, मैंने शब्द बताया आपको, खड़ी रेखा का वर्ड और कर्व रेखा का वर्ड, ये चीज समझना आपको जरूरी यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए का लिखा हुआ है, खा लिखा हुआ है, टा लिखा हुआ है, डा लिखा हुआ है और आपका यहीं पे पा लिखा हुआ है। यहां देखेंगे ध्यान से, ये सारे वर्डों पर जो है एक रेखा पड़ी हुई है, एक रेखा है, यहां भी एक रेखा है,
यहाँ पर भी एक रेखा, लेकिन यहाँ 2 वर्ड ऐसे आपके हैं जहाँ पर कोई रेखा नहीं है। तो इन वर्ड, जब ये वर्ड मिल जाए, इसके पहले अब राब का पूरा आया वही वर्ड अगर आधे होते हैं तो सीधे सीधे इन वर्डों के नीचे आकर के जो है रा लगता है। इसको अधोगमन का नियम कहते हैं रेफ का। और यदि खड़ी पाई का वर्ड कोई मिल जाए, जैसे यहाँ पे रा लगना हो, राब का यहाँ पे लगेगा, का में रा लगना होगा, राम यहाँ लगेगा, पा में रा लगना होगा, पा में रा यहाँ लगेगा। लेकिन आपके अगर इस कर्व रेखा वाले वर्डों में रा को लगना अगर होगा तो रा कहाँ लगेगा, रा करके इसके नीचे लगेगा। और इसी को जो है रेफ के अधोगमन का नियम कहते हैं। मेरी समझ में आता है, बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, लेकिन मुझे ये पश्चगमन का नियम अभी तक कोई शब्द मिला नहीं। इस तरह से मैं खोजूंगा, प्रयास करूंगा, और आप भी जरा इसको खोजिएगा। अगर इस तरह से रेफ के नियम में अगर पश्चगमन का नियम कोई मिलता है तो उसको भी बताने का आप लोग प्रयास करिएगा। और मैं ये मानता हूँ कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा ये आपके काम की है, और ध्यान से पढ़े होंगे तो आपकी परीक्षा में ये काम आएगी। हम सबकी शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ें ताकि परीक्षा को पास करें। और जो भी लोग एमकेएस एजुकेशन हब से जुड़े हुए हैं, जो भी कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे अध्यापक साथी जुड़े हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि एमकेएस एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों को जो है इस यूट्यूब पे लाइव होने की अनुमति मिल जाए। और लाइव होने के लिए 1000 संख्या, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। लगभग सब्सक्राइबर हमारे 250 हो गए हैं, और थोड़ा सहयोग मिलेगा आप लोगों का तो बहुत जल्दी हम लोग सीधे यूट्यूब पर हम लोग जो है लाइव होकर के कक्षा जो बच्चों को प्रदान करेंगे। इस पूरे समाज को, पूरे देश को, सबको लाभ मिलेगा। तो आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, और इस शुभकामना के साथ हम कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।